गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परासरण विसरण के बारे में पढ़ा था, अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो क्या करती है, जो उनके पास में उसमें विलायक के कण होते हैं, वो विलायक के कण को क्या करती है, आर पार गति होने में क्या होती है, सहायक होती है। तो हमारा जो परासरण था, परासरण में क्या होते हैं, जो विलायक होता है वो कहाँ जाता है, निम्न सांद्रता से कहाँ जाता है, उच्च सांद्रता की ओर जाता है। और ये केवल किसमें होती है, द्रवों में होती है। दूसरा पढ़ा था हमने विसरण, विसरण किसमें होता है, गैसों में होता है। और ये कहाँ जाता है, ये उच्च सांद्रता से कहाँ जाता है, निम्न सांद्रता की ओर जाता है। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बोला होगा कि एक एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा। मैंने बोला था किशमिश और अंगूर को आपने क्या करना है, चीनी की चाशनी में अंगूर को भिगोना है आपने, और जो आपका किशमिश है उसको आपने पानी में भिगो देना है। तो आपने अच्छे से करा होगा। फटाफट से कमेंट कीजिए किस किसने करा है। चलो फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास में क्या है कि तनु विलयनों के लिए नियम क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास में एक और चीज है। अभी आपने परासरण दाब पढ़ा था ना, कि परासरण दाब क्या होता है कि किसी विलयन में जो बाह्यतम दाब हम लगाते हैं वो अगर परासरण की क्रिया को रोक देता है तो उस विलयन में उपस्थित जो दाब लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो परासरण दाब, अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार तो नहीं बोल सकते हम इनमें। ठीक है, अब इसको समझिए। तो अगर हमारे पास में दो विलयन है, क्या है हमारे पास में दो विलयन है। एक ये हो गया विलयन ए और विलयन बी। अब यहां पे क्या होगा, परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो विलयन है, तो अगर इसमें परासरण क्या होगा, जो परासरण दाब होगा अगर दोनों में सेम होगा परासरण दाब, तो वो क्या कहेंगे हम उसको, तो हम उसे कहेंगे समपरासरी। क्या बोला मैंने, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। और अगर ए विलयन का परासरण दाब कम होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यून परासरी विलयन, और अपेक्षाकृत दूसरे से अधिक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन। क्लियर हुई बात। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, परासरण दाब की। परासरण दाब क्या होता है कि यदि किसी विलयन में कोई बाह्यतम हम क्या लगा रहे हैं, उसमें दाब लगा रहे हैं, और उस दाब के कारण हमारी जो परासरण की क्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वो परासरण की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो उस दाब को क्या कहते हैं, उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। अब हम बात करते हैं समपरासरी विलयन में। क्या बोला मैंने कि अब हम इसे डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से बिल्कुल आपने लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि यदि कोई दो भिन्न पदार्थ भी, ठीक है, यदि कोई दो भिन्न विलयन ही लिख लो आप, या आप पदार्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि कोई दो भिन्न विलयन का परासरण दाब, विलयन आप यहां पे ए और बी भी लिख देना, विलयन ए और बी का परासरण दाब पाई समान हो तो उस विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। क्लियर हुई बात। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई 1 है और यहां पे ये पाई 2 है, तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। क्लियर हुई बात। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से बॉक्स में बंद हो जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे हम, समपरासरी विलयन। जब हमारा दोनों विलयनों का परासरण दाब बिल्कुल इक्वल होगा, समान होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समपरासरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा है हमारे पास न्यून परासरी तथा अति परासरी। क्लियर है बात। यहाँ पे ये पहला लिख दो, ये दूसरा। तो यदि
कोई दो, यदि आप यहाँ पे भी आप यही लिखोगे, ठीक है, यदि कोई दो भिन्न, कि हम अभी तो दो में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यदि कोई दो भिन्न विलयन ए और बी का परासरण यदि कोई हमारे पास में दो विभिन्न पदार्थ है, ठीक है, भिन्न पदार्थ क्या है, परासरण विलयन ए है हमारे पास में और विलयन बी है, तो उनका जो परासरण दाब होगा, किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम विलयन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि कोई दो भिन्न विलयन ए और बी का परासरण दाब, या आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, यदि कोई दो भिन्न पदार्थ, ठीक है, और आपका यदि कोई दो भिन्न विलयन ए का परासरण दाब अपेक्षाकृत विलयन बी से कम हो तो क्या कहलाएगा, आपका न्यून परासरी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, न्यून परासरी विलयन कहलाता, या चलो लिख लेते, कहते हैं तथा, ठीक है, तथा क्या आ जाएगा आपका, अगर हमारा जो विलयन बी है उसका अगर तथा विलयन बी का परासरण दाब अपेक्षाकृत अधिक हो, क्या कहलाएगा आपका, अति परासरी विलयन कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, अति परासरी विलयन कहलाता है या कहते हैं। तो यहां पे आपका जो पाई 1 होगा तो ये क्या आएगा, पाई 1 बड़ा कौन आएगा आपका, पाई 2, ठीक है, ये क्या हमारे पास विलयन ए, ठीक है, विलयन ए का जो परासरण दाब है वो विलयन बी से कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून परासरी विलयन, किसको कहेंगे, विलयन ए को, क्योंकि उसका परासरण दाब कम है। दूसरे को क्या बोलेंगे हम, अति परासरी, क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसका जो परासरण दाब है वो पहले वाले विलयन ए से क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुई बात, समान होगा तो सम परासरी, एक अगर विलयन ए कम होगा तो अपेक्षाकृत कम होगा दूसरे से, तो उसको न्यून परासरी, अगर अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अति परासरी। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास तनु विलयनों के नियम क्या है, ठीक है, आपके पास में अब क्या है, तनु विलयन। तो सन 1877 में वॉन्टहॉफ, क्या आपके पास में एक वैज्ञानिक है, वॉन्टहॉफ ने तनु विलयनों के परासरण दाब, पाई से डिनोट करते हैं, परमताप टी है, सांद्रता सी के मध्य पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या करा, गैसीय नियमों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। किस किस के बारे में बताया उन्होंने किस किस में पारस्परिक संबंध बताया, एक आपका सांद्रता हो गई, दूसरा यहाँ पे परम ताप हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे परासरण दाब हो गया। तो बॉयल-वॉन्टहॉफ लॉ क्या है, यहाँ पे बॉयल-वॉन्टहॉफ लॉ क्या कहता है कि स्थिर ताप, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या है, यहाँ पे स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान रखो, किसी तनु विलयन का स्थिर ताप पे है, किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसकी विलयन के सांद्रता के समानुपाती। फटाफट से इसको लिख लो एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या दे रखा आपके तनु विलयन का परासरण दाब पाई, समानुपाती किसके हो गए, सांद्रता के। कब होगा,
जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, तो एट टेम्परेचर आपका क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे वो क्या होगा कांस्टेंट। तो ये क्या है बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ। क्लियर हुई बात। यहाँ पे आपका क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, ये आपका पाई और यहाँ पे ये सी, यहाँ पे आपकी सांद्रता आ जाएगी, सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा परासरण दाब। क्लियर हुई बात। सांद्रता सी लिख लो यहाँ पे, ये आपका क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, क्या बोला कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता की क्या होता है समानुपाती होता है। किसने दिया ये नियम, बॉयल वॉन्ट हॉफ ने दिया। क्लियर हुई बात। दूसरा नियम देखते हैं। अब दूसरा हमारे पास चार्ल्स वॉन्ट हॉफ। ठीक है, वो बॉयल था, ये चार्ल्स है। अब ये क्या बोलते हैं कि किसी स्थिर सांद्रता, वहां पे क्या था हमारे पास स्थिर ताप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे वो क्या था परासरण दाब सांद्रता के क्या था समानुपाती था। यहाँ पे हमारा क्या है जो सांद्रता है वो कांस्टेंट है। तो किसी स्थिर ताप पर स्थिर सांद्रता पर किसी तनव विलयन का परासरण दाब उसके जो ताप होगा उसका क्या होगा समानुपाती होगा। दोनों लगभग सेम हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे है, जहाँ पे पहले वाले में ताप था वहां पे सांद्रता है, जहाँ पे सांद्रता है वहां पे ताप है। तो बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉयल कहाँ पे आएगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्ल्स है ना, चार्ल्स से याद रखना, स आ रहा है लास्ट में, तो स से क्या कनेक्ट कर लो सांद्रता। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे स्थिर सांद्रता होगी, और जब आपका जो सांद्रता है वो कांस्टेंट हो जाएगी तो समानुपाती किसका होगा, टेम्परेचर का। क्लियर। चलो, तो ग्राफ भी आपका लगभग इसी तरीके से सिमिलरली बनेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ताप, ये लाइन जाएगी, पाई आपके किसके समानुपाती होगा ताप के, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे परासरण दाब। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, समानुपाती क्या बोला उसने ताप, क्या होगा स्थिर कांस्टेंट सांद्रता पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। क्लियर हुई बात। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। ये किसने बोला, बॉयल वॉन्ट हॉफ ने बोला। ठीक है, और आपके चार्ल्स ने क्या बोला कि स्थिर क्या रखना है यहाँ पे सांद्रता, उस विलयन में परासरण दाब। ठीक है, और जो वहां पे दूसरा क्या होगा ताप होगा, उन दोनों के क्या वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यह सिंपल सी बात, सिंपल है बिल्कुल, डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सिंपल है कि स्थिर सांद्रता पर किसी तनव विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इतना सा है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब इसके लिए समीकरण की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपके पास में क्या है परम ताप, माना परम ताप। ठीक है, माना परम ताप T, और दूसरा आपका क्या है परासरण दाब की क्या है पाई, तथा सांद्रता को किससे डिनोट करते हैं C है। तो ये आपका पहला कौन सा आएगा बॉयल वॉन्ट हॉफ नियमानुसार। क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या था यहां पे, क्या था पाई किसके समानुपाती था, जल्दी बताओ सी के, और यहां पे कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट था आपका टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा आपके पास में चार्ल्स था। ठीक है, दूसरा क्या था, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। दूसरा लिखो आप चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियमानुसार। जल्दी बताओ क्या था, अभी पढ़ा था हमने, क्या था पाई किसके समानुपाती होगा टेम्परेचर के। कब, जब कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास
फटाफट से बताओ, जब कांस्टेंट क्या होगा, c होगा। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 में देखो यहाँ पे दोनों सेम है ना पाई, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, पाई समानुपाती किसका है, c/t। अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट हटाना है, कांस्टेंट हटा दो तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा। और यहाँ पे जो ये s आएगा ये क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है, ये s क्या होगा, आपका तनु विलयन का नियतांक होगा ct। और आपने यहाँ पे लिख भी देना है कि जो हमका s है, s क्या है आपका, तनु क्या है, s आपका तनु विलयन, तनु विलयनों का नियतांक। क्लियर हुई बात, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। क्या करा हमने, पाई क्या रखा, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी उसको हमने क्या करा, जो पाई था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने जो यहाँ पे ये था आपका समानुपाती, समानुपाती का सिंबल हटाया तो इक्वल टू के इधर क्या आ जाएगा, आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा, हमारा s होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयनों का नियतांक बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज पता है कि जो आपका c होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v। क्लियर, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण 3, समीकरण 4 मान लो इसको, क्योंकि समीकरण 3 तो ये हो गई ना आपकी, तो ये बन गई आपकी समीकरण 3 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इसके बाद यहाँ है। ठीक है, यहाँ मैंने ये एरो बना दिया, समझ जाओगे आप। चलो अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फटाफट से रखो, जल्दी रखो। तो ये हो जाएगा आपका पाई इक्वल्स टू s इंटू टी अपॉन में v। अब आप ये v क्या है आपका, डिवाइड में है। अगर आप इक्वल टू के इधर भेजोगे तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, पाई v इक्वल्स टू एस टी। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हुई बात। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो पाई v है, ठीक है, उसको आप अगर आपके पास में मोलों की संख्या होगी, ठीक है, अगर आपके पास में क्या होगी, विलियन में मोलों की संख्या, विलियन में मोलों की संख्या, तब आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, तब यहाँ पे आपका n भी आ जाएगा, मोलों की संख्या। तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब आपका ये फॉर्मूला बनेगा पाई v इक्वल्स टू एन एस टी। ठीक है, उसके बाद हमने इस v को क्या करा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, दोबारा अगेन हमने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। तो ये आ जाएगा पाई इक्वल्स टू एन वी अपॉन एस टी। ये आपके ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला आपका ये लगेंगे आपके, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में लगेगा। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आपको एक और चीज पता है कि जो आपका n अपॉन वी होता है वो क्या होती है, मोलरता। ठीक है, क्या होती है आपकी m, कैपिटल M, क्या बोलते हैं इसको हम, मोलरता। मोलरता वो क्या होता है आपको n अपॉन वी। तो इसको आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप m लिख सकते हो। हाँ चलो लिख लो। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू एम एस टी। अगेन आपने क्या रखना है, मोलरता का फॉर्मूला लगाना है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख दो, पाई इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 और यहाँ पे आपके डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्मॉल m अणुभार इंटू क्या आ जाएगा, आयतन v। ठीक है, और s इंटू टी, ये तो आपका चल ही रहा था। क्लियर हुई बात। तो ये भी आपका फॉर्मूला है,
ये कब है, जब आपको मोलरता, कहीं पे तो आपको सीधा मोलरता दिया होगा, जहां पे आपको मोलरता निकालनी होगी वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी ये आपका क्या है, पूरा जो सूत्र है, सूत्र का निगमन है। क्लियर ये बात? ये आपका सूत्र बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, बॉयल का और जो आपका चार्ल्स का था। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना और गड़बड़ मत कर देना कि बॉयल में आप क्या कर दे रहे हो, बॉयल में क्या कर दो, जो सांद्रता है वो कांस्टेंट कर दे रहे हो। ये उल्टा सीधा मत करना, ठीक है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। पहले तो सबसे ज़्यादा ना कमेंट बॉक्स पे चैट करने पर ध्यान मत रखो, ठीक है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझो। नहीं आ रहा है समझ में, अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आपका जो यूट्यूब होता है उसमें एक ऑप्शन भी होता है जो स्पीड को स्लो करने का, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है तो आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा हमको मोटिवेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट करके जाइए क्लास के बाद, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। चलो इतनी बात आई समझ में। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.25 मोलर। अगर हमें मोलर दिया होगा तो हम केवल कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इक्वल टू MST, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा फिर हम क्या, मोलरता वाला फॉर्मूला लगा देंगे उसमें। सांद्रता के अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन का परासरण दाब क्या होगा, क्या निकालना हमें यहाँ पे, पाई निकालना है। क्लियर हुई बात? अच्छा कुछ बच्चे, हाँ ये थोड़ा ध्यान में आ गया, कुछ बच्चे मुझे याद आ रहा है, पाई क्या लिख देंगे, पाई इक्वल टू क्या होता है, एक पाई आपका ये भी तो होता है ना 22/7 इक्वल टू 3.17। ये यहाँ पे ये वाला पाई नहीं है, ये आपका मैथ्स में यूज होगा या किसी फिजिक्स वगैरह में भी ये यूज होता ही है वैसे, ठीक है। ये यहाँ पे पाई कौन सा है, परासरण दाब वाला पाई है, ठीक है। तो ये मत लिख देना डायरेक्ट आप। चलो क्या है आपके पास में, 27 डिग्री आपको क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, T इक्वल टू क्या दे रखा, 27 डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा आपको, M भी दे रखा है 0.25। और क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे S भी दे रखा है 0.0821 ATM लीटर के इनवर्स स्मॉल इनवर्स, ठीक है। यूनिट आप लिख लेना। अब आपको क्या निकालना है, परासरण दाब। परासरण दाब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू MST। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट से निकाले वैल्यू को। M कितना दे रखा आपका, आपके पास में दे रखा 0.25 दे रखा है ना यहाँ पे, 0.25 मोलर, ठीक है। और इंटू में आपका क्या है 0.0821 इंटू 27, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, नॉर्मल सिंपल, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई है इसमें, तो वो आपको अच्छे एक बार खुद से ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर बैठ के कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई, चलो हमारा आंसर आ गया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा 6.15 के। एक बार आप खुद से भी क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे परासरण दाब है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ATM हो जाएगी। पाई आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या करा आपने, सिंपल सा, सब कुछ दे रखा था, परासरण दाब निकालना था आपको, तो आपने सिंपल से मल्टीप्लाई करी, आपका आंसर आ गया। इतना ही है ये। आगे देखते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय के डेसीमोलर। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, डेसीमोलर, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो में, पिछले न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आपके नॉर्मलता के, मोलरता के, फॉर्मलता के, तो वो करे होंगे, तो मैंने उसमें डेसी नॉर्मल बताया होगा आपको। तो डेसी नॉर्मल होता है, सेंटी नॉर्मल होता है, बाई नॉर्मल होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना डेसीमोलर, मैंने बताया ना कहीं वो काम आएगा। जलीय विलयन का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सब कुछ दे रखा है अगेन, चलो फटाफट से कर दो आप। सबसे पहले डेसीमोलर, इसके लिए क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। सेंटी के लिए क्या आता था 1/100, और अगर हमारे पास बाई होगा तो 2 आता था। क्लियर हुई बात? और डे का होता है तब क्या आता है 10 आता है। चलो तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं। और आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे T भी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, S भी दे ही रखा है आपको 0.S क्या है आपका नियतांक है ना, तनु विलयन के लिए नियतांक। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखो
पाई इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में MST। तो ये आ जाएगा आपका पाई इक्वल्स टू m कितना है 0.1 इंटू 27, चलो पहले ये वाली वैल्यू रख देते ना 0.0821। टेम्परेचर कितना है 27। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, जल्दी करो। तो ये आएगा आपका लगभग 2.44 ATM के आसपास। किस किस का ये आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट से बताओ किस किस का आंसर आ रहा है। इतना जिसका आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिसका अभी तक नहीं आया है वो थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ। अभी थोड़ा मुझे भी पता है टाइम लगेगा थोड़ा प्रैक्टिस में आने पे। फटाफट से क्या करना है अपने सिंपल से मल्टीप्लाई जो आप 3rd क्लास से 2nd क्लास से करते आए हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 डिग्री ताप पर 18 ग्राम ग्लूकोज। अब आपको यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। को 250 ml विलियन में घोलने पर विलियन का परासरण दाब की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्मॉल w दे रखा है आपको 18 ग्राम, ठीक है। v कैपिटल V भी दे रखा है आपको 250 ग्राम, 250 ml, सॉरी आयतन है ना ml में आएगा। तीसरी चीज आपको, अच्छा फटाफट से बताओ कमेंट में बताओ क्या और क्या दे रखा आपको। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या याद आ रहा है आपको, अणुभार, अणुभार भी हमें गिवन है। तो स्मॉल m ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, ठीक है। अब आपको यहाँ पे s होता है, s तो आपको याद, अब तो आपको याद हो गया होगा, 2 न्यूमेरिकल आपने कर लिए, कितना था 0.0821, क्लियर। अब आपको बस फटाफट से फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे पाई इक्वल्स टू MST। अब लिखो m कितना है आपका यहाँ पे w इंटू 1000 इंटू s कितना दे रखा आपको। अच्छा पूरा, चलो अभी पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ये भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में m इंटू v। पाई क्या है, कितना है आपके पास में, w कितना है 18 ग्राम इंटू 1000, s कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना दे रखा आपको यहाँ पे 27 डिग्री, टी नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पे, टी भी लिख देना आपको। टेम्परेचर कितना देखा 27 डिग्री सेल्सियस इंटू 27 डिवाइड में क्या है 180 इंटू वी 250 ml। तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 0 से अगेन ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 0.0821, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है, अपॉन में 5। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से बताइए। तो ये आएगा आपका लगभग 9.85 ATM, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। देखो कुछ बच्चों को ना न्यूमेरिकल ना करने में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो पहले आपको सबसे पहले जो दे रखा है गिवन में आएगा, ठीक है, वो लिख दो आप जो जो आपको दे रखा है। उसके बाद आपको फॉर्मूला आपको याद करना है। याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल लगाते रहो, ठीक है। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी इसी तरीके से अच्छी होगी, स्पीड भी बढ़ेगी कैलकुलेशन में। कब होगी, जब आपको क्या करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अब आप सिंपल सी क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन है, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 केल्विन पर यूरिया 6% आपके पास जलीय विलयन भार आयतानुसार का परासरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, परासरण दाब निकालना है। अब आपने लिखना है आपको जो जो दे रखा है, ठीक है। 300 केल्विन है ना यहाँ पे, यूरिया 6%, तो स्मॉल w आपको दे रखा है 6 ग्राम यूरिया है। यूरिया का अणुभार कितना होता है, स्मॉल m कितना दे रखा है 60 होता है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है 300, और जो आपका s होता है 0.0821 ये होता है, ठीक है। अब तो सबको याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पाई निकालना है। अच्छा v, हाँ यहाँ पे क्या है, भार आयतानुसार है ना, तो आपको यहाँ पे v जो होगा वो आपका क्या आएगा 100 ml आएगा। क्लियर हुई बात। चलो अब हम फटाफट से न्यूमेरिक यहाँ पे वो लिख लेते हैं
सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है आपके पास में, पाई इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 इंटू s इंटू टी अपॉन स्मॉल m इंटू v। रख दो फटाफट से वैल्यू, स्मॉल w कितना 6000 इंटू 0.0821, टेम्परेचर कितना दे रखा आपको यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा ना, और अपॉन m कितना आएगा यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, और v कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.0821 इंटू 300। सिंपल सी मल्टीप्लाई है, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। यह आंसर आएगा आपका लगभग 24.63 ATM। फटाफट से कमेंट में बताओ किस किस का ये आंसर आ रहा है। आई बात समझ में, सिंपल सी मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने समपरासरी पढ़ी थी ना, क्या होती है समपरासरी, क्या होता है जब हमारे पास दो विलयन होते हैं और दोनों का जो परासरण दाब होता है वो सेम होता है, तो पाई 1 इक्वल टू क्या होता था हमारे पास पाई 2। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं। किसी निश्चित ताप पे सुक्रोज का, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपके पास में सुक्रोज होता है, सुक्रोज का अणुभार कितना होता है, कराया मैंने, कितना होता है 342, ठीक है 342। दूसरा आपको स्मॉल डब्ल्यू भी दे रखा है 5 ग्राम। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, किसी अवाष्पशील विलय, अच्छा ये आपके पास में M1 है, ये W1 है, और क्या दे रखा आपको यहाँ पे निश्चित ताप है, V भी आपको यहाँ पे क्या आएगा 100 ml। टेम्परेचर निश्चित ताप है ना, तो टेम्परेचर हम यहाँ पे T रखते हैं, ठीक है। ताप यहाँ पे आप क्या लिख दो, ताप इक्वल्स टू, ताप लिख दो आप T, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0821, ठीक है। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा पाई 1 के लिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लिख लो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, पाई 1 के लिए फटाफट से लिख दो W इंटू, चलो सिंपल, पहले हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। अब तो आपको जो आपका फॉर्मूला है वो तो अच्छे से याद हो गया होगा ना, क्या होता है एक के उसके लिए लिख देती हूँ ना मैं, यहाँ पे पाई 1 को हटा देती हूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये दोनों के लिए काम आ जाएगा। W इंटू 1000 इंटू S इंटू T अपॉन में क्या आ जाएगा आपका M इंटू V। क्लियर है बात। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पाई 1 के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे पाई 1 के लिए, तो पाई 1 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका W कितना दे रखा 5 दे रखा 1000, ठीक है। S क्या दे रखा है यहाँ पे 0.0821, T टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T लिखोगे, M क्या दे रखा आपके पास में 342 इंटू V कितना रखना है आपने, यहाँ पे भी V क्या रखोगे आप 100 ml रखोगे। क्लियर भी बात। इसी तरीके से हम यहाँ पे पाई 2 के लिए लिख देते हैं पाई 2, तो पाई 2 के लिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे W1, पाई 2 के लिए भी लिख दो आप यहाँ पे, फटाफट से बताओ W2 क्या दे रखा आपका यहाँ पे दे रखा है 0.877, ठीक है। बाकी तो आपकी एज इट इज रहेगी वैल्यू, क्यों M2 आपको यहाँ पे क्या निकालना है हमने M2 तो आपको निकालना है, यहाँ पे M2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी S की वैल्यू सेम रहेगी, V की वैल्यू यहाँ पे भी सेम रहेगी। तो पाई 2 के लिए लिख दो आप, कितना दे रखा आपको 0.877 इंटू कितना है आपके पास में 1000 इंटू आपका 0.0821 इंटू T, और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। चलो फिलहाल हम इस लाइन को हटा देते हैं, आधी लाइन रखते हैं इसको हम, ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे, अब हमने क्या करा है, हमारा क्या है जो विलयन है वो क्या है समपरासरी है ना, तो समपरासरी के लिए समपरासरी विलयन के लिए पाई 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पाई 2। अब रख दो वैल्यू फटाफट से जो पाई 1 की है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 इंटू 100, ठीक है, इंटू 0.0821
0.821 इंटू टी अपॉन में 342 और इक्वस टू में आपका क्या आ जाएगा, इक्वस टू में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.877 इंटू 10 इंटू आपका क्या आ जाएगा 0.0821 और इंटू टी और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m2। ठीक है, आपने m2 निकालना है ना, पहले जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो। t से t कैंसिल हो रहा है, इससे ये वाली कैंसिल हो रही है 0.0821, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 से आपका ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका इधर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बचेगा m2, देखो क्या बचेगा m2 इंटू 5 और इक्वस टू में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.877 इंटू 342 ये बचा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो m2 क्या हो जाएगा आपका, m2 इक्वस टू देखो 0.877 इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 342 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपका 299.99 अपॉन 5। इसको आप 299.99 को आप 300 लिख सकते हो, तो इसको लिख दिया हमने 300, तो 300 अपॉन 5। तो जो आपका m2 है, m2 कितना आ जाएगा 60। इतना इजी था, ये कुछ नहीं था, केवल एक चीज थी इसमें, समपरासरी। समपरासरी क्या होता है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अगर किसी को अभी भी समझ में ना आया होगा ये न्यूमेरिकल, तो एक बार क्या करना है, फटाफट से पहले ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा से इसको देख लेना, फिर उसके बाद खुद से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है, मल्टीप्लाई आपको खुद ही करना है। केवल मैं समझाऊंगी कि ये कहाँ से आया है, ये बताऊंगी कि यहाँ पे ये हमारी वैल्यू ये दे रखी थी, जैसे इसमें क्या दे रखा था 5% दे रखा था, तो यहाँ पे आपका W1 5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, किसी आवासशील विलय के लिए क्या दे रखा है आपका W2 दे रखा है दूसरे के लिए, तो वो आपका W2 क्या आ जाएगा 0.877। ठीक है, क्लियर हुई बात। ऐसे ही करता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको जो दिया होगा वो लिखना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सब। फिर थोड़ी सी आपने हल्की फुल्की कैलकुलेशन करी खुद से, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप नहीं छोड़ना है, जितने अच्छे से अच्छी राइटिंग में करना है बिल्कुल। ठीक है, सुंदर सुंदर कॉपी को अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर बिल्कुल सजाना है। क्लियर है बात। तो अगर आपको फिर भी ना आए समझ में, तो आप क्या करना है, एक बार कमेंट कर देना। वैसे तो आपको आ गया होगा समझ में, इतने अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। ठीक है, फिर भी ना आया होगा तो कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, 1 2 3 बार चलता है। ठीक है, तो एक बार आपको भी केवल हाँ समझ में कम नहीं आता है जब हमारा ध्यान ना इधर उधर रहता है। कहाँ आपने स्प्लिट करके स्क्रीन को क्या कर रखा है, यहाँ यूट्यूब देख रहे हो और नीचे क्या कर रहे हो, बिल्कुल व्हाट्सएप चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो ऐसे में कहाँ से आएगा समझ में। केवल जब आप पढ़ाई करो ना उस टाइम पे केवल आपका फोकस मेरे पे होना चाहिए। ठीक है, और मेरा फोकस रहता है आपके कमेंट पे। क्लियर हुई बात। तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।